रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, जो गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर लोगों के बीच मानसिकता के अंतर के बारे में है। इस रिच डैड पुअर डैड पुस्तक सारांश में हम कियोसाकी द्वारा साझा किए गए कुछ बेहतरीन पाठों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, ताकि आप ज्यादा वित्तीय रूप से साक्षर बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड का पाठ 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। आज की दुनिया में अमीरों और अन्य सभी आय वर्गों के बीच इतना बड़ा अंतर कभी नहीं रहा। कैलिफोर्निया के कुछ अर्थशास्त्रियों ने ये भी देखा कि 2009 से 2012 के बीच आय में लगभग 95% वृद्धि दुनिया के सबसे धनी लोगों के पास गई, 1%। इस प्रकार ये दर्शाता है कि आय में सबसे बड़ी वृद्धि उद्यमियों और निवेशकों के पास जाती है, कर्मचारियों के पास नहीं। रिच डैड का पाठ, बचत करने वाले हारे हुए होते हैं। बचत पर जोर सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग में ही पाया जाता है। हालांकि बचत करने वाले हारे हुए क्यों होते हैं, इसका कारण ये है कि 2000 के बाद से 3 बड़े शेयर बाजार क्रैश हुए हैं। .com क्रैश 2000, रियल एस्टेट क्रैश 2007, बैंकिंग क्रैश 2008। 21वीं सदी के पहले 3 क्रैश 1929 के महान क्रैश की तुलना में फीके हैं। जब आप डेटा को विजुअल रूप से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्रैश का कितना बड़ा प्रभाव था। विशेष रूप से प्रत्येक शेयर बाजार क्रैश के बाद अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व बैंक ने पैसा छापना शुरू कर दिया। आज की ब्याज दरें अपेक्षाकृत शून्य के करीब हैं, जो बचत करने वालों को घाटे में डालती हैं, और सबसे बड़े बचतकर्ता गरीब और मध्यम वर्ग हैं। रिच डैड सबक, आपका घर एक संपत्ति नहीं है। जब रॉबर्ट कियोसाकी ने पहली बार 1997 में रिच डैड पुअर डैड प्रकाशित किया, तो उनकी पुस्तक को अस्वीकार करने वाले प्रत्येक प्रकाशक ने किसी व्यक्ति के घर को संपत्ति नहीं मानने के सबक की आलोचना की थी। ऐतिहासिक रूप से लोगों का मानना था कि आपका घर सबसे बड़ा निवेश है जो आप कर सकते हैं। हालांकि 2007 तक ऐसा नहीं था, जब सब प्राइम उधारकर्ताओं ने अपने सब प्राइम बंधक पर चूक करना शुरू कर दिया। तब लोगों को एहसास हुआ कि घर एक संपत्ति नहीं थी। रियल एस्टेट क्रैश अमीरों के कारण हुआ, गरीबों के कारण नहीं। अमीरों ने वित्तीय रूप से इंजीनियर उत्पादों का निर्माण किया, जिन्हें डेरिवेटिव्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट भी इनसे नफरत करते थे। उन्हें बड़े पैमाने पर वित्तीय विनाश के हथियार कहते थे। डेरिवेटिव्स हाउसिंग मार्केट के पतन का कारण थे। फिर भी किसी तरह गरीबों को दोषी ठहराया गया, भले ही वित्तीय डेरिवेटिव्स में लगभग $700 ट्रिलियन थे। मानो या न मानो, पर ये संख्या तब से वित्तीय डेरिवेटिव्स में 1.2 क्वाड्रिलियन तक बढ़ गई है। अमीर पिता का सबक, अमीर लोग कम कर क्यों देते हैं? गरीब लोग अक्सर गुस्सा हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि अमीर लोग कम कर देते हैं। इसके बजाय उन्हें अमीरों से सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वे कानूनी रूप से कम कर देते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग हमेशा अमीरों की तुलना में अधिक कर चुकाएगा। ये कथन सत्य है, क्योंकि हमेशा वही व्यक्ति होगा जो पैसे के लिए काम करता है और जिस पर सबसे अधिक कर लगाया जाता है। जब राष्ट्रपति अमीरों पर कर बढ़ाने का वादा करते हैं, तो उनका मतलब आमतौर पर मध्यम वर्ग से होता है, असली अमीरों से नहीं। परिचय, रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे, एक अमीर और दूसरा गरीब। एक उच्च शिक्षित था और उसके पास पीएचडी थी, और वो इतना बुद्धिमान था कि उसने केवल 2 सालों में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। दूसरे पिता ने 8वीं कक्षा भी पूरी नहीं की थी। जबकि दोनों पुरुषों ने कड़ी मेहनत की, सफल रहे और बहुत पैसा कमाया, हमेशा एक ऐसा था जो पैसे के लिए संघर्ष करता था। और दूसरा पिता गरीब, वेल्थ नहीं, वो हवाई में सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। 2 पिता होने के कारण पूरी तरह से अलग मानसिकता वाले कियोसाकी ने खुद को दोनों पिताओं की तुलना करते हुए पाया। ये पता लगाना मुश्किल था कि उसे किस पिता की बात सुननी चाहिए। दोनों को अभी तक सफलता नहीं मिली थी और दोनों ही वित्तीय संघर्ष का सामना कर रहे थे, क्योंकि वे अभी अपने करियर की शुरुआत में थे। स्कूल वित्तीय शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। इस प्रकार गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। अगर लाखों लोगों को वित्तीय या चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है, तो मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा समाप्त हो सकती है। मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता कि मानसिकता से मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ में परिवर्तन आपको खुद को दोषमुक्त करने के बजाय सोचने पर मजबूर करता है। गरीब पिता,
अमीरों को करों में अधिक भुगतान करना चाहिए। अमीर पिता, कर उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो उत्पादन करते हैं। गरीब पिता, कड़ी मेहनत करो ताकि आपको काम करने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके। अमीर पिता, कड़ी मेहनत करो ताकि आपको खरीदने के लिए अच्छी कंपनी मिल सके। गरीब पिता, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं। अमीर पिता, मुझे अमीर बनना ही होगा क्योंकि मेरे बच्चे हैं। गरीब पिता, रात के खाने पर पैसे के बारे में बात न करें। अध्याय 1, पाठ 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोगों के पास पैसा काम करता है। बड़े होते हुए रॉबर्ट कियोसाकी अमीर बच्चों के साथ उसी स्कूल में गए क्योंकि वो सड़क के दूसरे किनारे पर रहते थे। अमीर छात्रों से भरे स्कूल में गरीब होने के कारण उन्हें इस सवाल का जवाब तलाशना पड़ा, मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक भी गरीब थे और इसलिए दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों ने एक शनिवार की पूरी सुबह पैसे कमाने के सभी तरीकों पर विचार विमर्श किया। उनका पहला प्रोजेक्ट सफल नहीं रहा, न ही ये कानूनी था। उन्होंने पैसे कमाने के लिए शीशे से निकलने का फैसला किया। सचमुच रॉबर्ट कियोसाकी के गरीब पिता से जालसाजी के नियमों की एक त्वरित व्याख्या के साथ जोड़ी फिर से ड्राइंग बोर्ड पर चली गई। रॉबर्ट कियोसाकी के गरीब पिता ने सुझाव दिया कि दोनों माइक के पिता रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर पिता से पैसे कमाना सीखें। गरीब पिता ने अपने बैंकर से सुना था कि अमीर पिता पैसे कमाने में कितने अच्छे हैं। माइक ने मीटिंग का समय तय किया और दोनों ने अपनी क्लास शुरू कर दी। रॉबर्ट कियोसाकी माइक के पिता से मिलने के लिए ठीक 8 बजे पहुंचे। जब मीटिंग शुरू हुई तो अमीर पिता ने दोनों से कहा कि उन्हें पढ़ाने में खुशी होगी, लेकिन वे इसे क्लासरूम स्टाइल में नहीं करेंगे। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि दोनों लड़के उनके लिए काम करें ताकि वे उन्हें जल्दी पढ़ा सकें। दोनों को डील के बारे में सवाल पूछने की अनुमति नहीं थी और इस तरह पहला सबक सीखा गया। अवसर क्षणभंगुर होते हैं, इसलिए आपको उनके आने पर उनका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को हर शनिवार को 3 घंटे के लिए 10 सेंट प्रति घंटे का भुगतान करने की पेशकश की। कुछ हफ्ते तक बेहद उबाऊ काम करने के बाद रॉबर्ट ने माइक से कहा कि वो नौकरी छोड़ना चाहता है। माइक के पिता को यही जवाब चाहिए था। अपने अमीर पिता से मिलने से पहले रॉबर्ट कियोसाकी के गरीब पिता ने उससे कहा कि वो कम से कम 25 सेंट प्रति घंटे की मांग करे और अगर उसे वेतन वृद्धि नहीं मिलती है तो तुरंत नौकरी छोड़ दे। रॉबर्ट अपने अमीर पिता से मिलने गया, लेकिन उसे उम्मीद से 60 मिनट ज्यादा इंतजार करना पड़ा, जिससे वो नाराज हो गया। रॉबर्ट को लगा कि उसके अमीर पिता ने उसे पढ़ाने का वादा पूरा नहीं किया है और वो उससे काम करवाकर उसका शोषण करने की कोशिश कर रहा है। उसके अमीर पिता ने देखा कि रॉबर्ट सिर्फ 1 महीने बाद ही अपने कर्मचारियों की तरह बोलने लगा था। अमीर पिता ने जोर देकर कहा कि वो रॉबर्ट को पढ़ा रहा है, लेकिन उस तरह से जैसे जिंदगी सिखाती है, न कि उस तरह से जैसे स्कूल सिखाता है। सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है करके सीखना। हालांकि ज्यादातर लोग किताबों से शिक्षा लेते हैं, जो सबसे कम प्रभावी तरीका है। उस दिन दफ्तर में उसने जो मुख्य सबक सिखाया वो ये था कि रॉबर्ट या तो अपने कर्मचारियों की तरह बन सकता है जो अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, या वो दूसरा रास्ता अपना सकता है और एक अमीर आदमी बन सकता है। अमीर पिता ने सुझाव दिया था कि दोनों लड़के किसी और के लिए काम करने के अलावा पैसे कमाने का कोई नया तरीका खोजें। पाठ 1, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोगों के पास पैसा ही काम करता है। अमीर पिता ने ये भी बताया कि उन्हें इस बात की कितनी खुशी थी कि रॉबर्ट कियोसाकी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, गुस्सा सूत्र का एक बड़ा हिस्सा है क्योंकि जुनून, क्रोध और प्यार का एक संयोजन है। डर ही कर्मचारियों को नियंत्रित करता है और उन्हें खुद का शोषण करने के लिए प्रेरित करता है। अमीर पिता ने आगे कहा, वही डर ही है जो ज्यादातर लोगों को नौकरी पर रखता है। अपने बिलों का भुगतान न करने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर और फिर से शुरुआत करने का डर। कर्मचारी अक्सर अपने पेचेक को देखकर निराश महसूस करते हैं, खासकर टैक्स और कटौती के बाद। ये 9 वर्षीय रॉबर्ट का करों से पहला परिचय था। इसी तरह उसने ये भी सीखा कि अमीर लोग सरकार को ऐसा नहीं करने देते, भले ही वे ज्यादा कमाते हों। एक नए सौदे में अमीर पिता ने बातचीत की कि रॉबर्ट उनके लिए काम करना जारी रखे, मगर मुफ्त में। अगले 3 हफ्तों तक रॉबर्ट और माइक ने अपने अमीर पिता के लिए मुफ्त में काम किया। फिर तीसरे शनिवार को वो उन्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए पार्क में ले गया।
उसने उन्हें चूहे के दौड़ के जाल से परिचित कराने का फैसला किया। उसने उन्हें प्रति घंटे 25 सेंट देने की पेशकश करके ऐसा किया। उन्होंने मना कर दिया। फिर अमीर पिता ने प्रति घंटे $1 की पेशकश की। उन्होंने मना कर दिया। फिर प्रति घंटे $2। उन्होंने मना कर दिया। फिर प्रति घंटे $5 और उन्होंने एक बार फिर मना कर दिया। लड़के जानते थे कि उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। वे अमीर बनने के लिए प्रतिबद्ध थे। अमीर पिता ने बाद में बताया कि गरीब लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी ने उन दिनों को याद किया जब उनके पिता कहा करते थे, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी नौकरी पसंद है। गरीब लोग अक्सर इसी तरह खुद को छिपाते हैं। अपनी भावनाओं जैसे डर के आगे न झुकना जरूरी है ताकि आप किसी भी त्वरित प्रतिक्रिया को रोक सकें और किसी भी स्थिति के बारे में निष्पक्ष रूप से सोच सकें। वास्तविक रिच डैड पुअर डैड के इस भाग में अमीर पिता द्वारा सिखाए गए सबसे सशक्त पाठों में से एक था, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, मुफ्त में काम करो। जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के तरीके दिखाएगा जो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता। तुम ऐसी चीजें देखोगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। ज्यादातर लोग इन अवसरों को कभी नहीं देख पाते क्योंकि वे पैसे और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, इसलिए उन्हें बस यही मिलता है। इस पाठ ने 2 लड़कों को पैसे कमाने का एक नया तरीका खोजने के लिए प्रेरित किया। एक शनिवार को उन्होंने देखा कि श्रीमती मार्टिन कॉमिक पुस्तकों के कवर को काटकर उन्हें कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंक रही हैं। चूंकि उन्हें कॉमिक पुस्तकों को फिर से बेचने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक शुल्क लेकर एक पुस्तकालय बनाने का फैसला किया, जहां दूसरे बच्चे स्कूल के बाद हर दिन दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच सिर्फ 10 सेंट में जितनी चाहे उतनी कॉमिक पुस्तकें पढ़ने आ सकते थे। ये सौदा उन दूसरे बच्चों के लिए एक सौदा था जो शायद कॉमिक पुस्तक खरीदने में 10 सेंट खर्च कर सकते थे। हर हफ्ते वे औसतन $9.50 कमाते थे, जबकि माइक की बहन को लाइब्रेरी का प्रबंधन करने के लिए हफ्ते में $1 देते थे। 3 महीने बाद लाइब्रेरी में लड़ाई छिड़ गई और माइक के पिता ने उन्हें व्यवसाय बंद करने की सलाह दी, लेकिन वे पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने का तरीका सीखने में कामयाब रहे। अध्याय 2 पाठ 2 वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, ये मायने रखता है कि आप कितना पैसा रखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी 47 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए। वो अभी भी काम करते हैं, लेकिन उनके और उनकी पत्नी किम के लिए काम करना एक विकल्प है क्योंकि उनकी संपत्ति अपने आप बढ़ती रहेगी। रिच डैड पुअर डैड के इस भाग में रॉबर्ट कियोसाकी एक सरल कहानी साझा करते हैं। 1923 में सबसे महान नेता और सबसे अमीर व्यवसायी शिकागो में एक बैठक के लिए एक साथ आए। 25 साल बाद उनमें से 9 का जीवन निम्नलिखित तरीकों से समाप्त हो गया। 4 दिवालिया हो गए, 1 पागल हो गया, 2 को जेल से रिहा कर दिया गया, 2 को आत्महत्या कर ली। ये दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ संभवतः 1929 के शेयर बाजार में आई गिरावट और महामंदी के कारण उनके जीवन पर पड़े भारी प्रभाव के कारण था। सीखने के लिए सबसे बड़ा वित्तीय सबक ये है कि ये सब इस बारे में है कि आप कितना पैसा रखते हैं, न कि आप कितना कमाते हैं। और वित्तीय साक्षरता के बिना आप जल्द ही अपना पैसा खो देंगे। बड़े होते हुए गरीब पिता ने रॉबर्ट को किताबें पढ़ने की सलाह दी, जबकि अमीर पिता ने रॉबर्ट को वित्तीय साक्षरता में महारत हासिल करने की सलाह दी। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना होगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप उपनगरों में घर बनाने जा रहे हैं तो आपको बस कंक्रीट का 6 इंच का स्लैब डालना होगा। अमीर बनने की चाहत में ज्यादातर लोग 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपका दीर्घकालिक लक्ष्य अमीर बनना है तो लेखांकन के विषय को सीखना महत्वपूर्ण है, चाहे आपको ये विषय कितना भी उबाऊ क्यों न लगे। नियम 1, आपको परिसंपत्ति और देयता के बीच का अंतर पता होना चाहिए और परिसंपत्तियां खरीदनी चाहिए। अमीर लोग परिसंपत्तियां खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देयताएं खरीदते हैं जिन्हें वे परिसंपत्तियां समझते हैं, अमीर पिता कहते हैं। गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती परिसंपत्ति और देयता के बीच का अंतर जानना है। दोनों के बीच का अंतर जानने से आपको अमीर बनने में मदद मिल सकती है। तो अंतर क्या है?
परिसंपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है, देयता आपकी जेब से पैसा निकालती है। परिसंपत्तियां आपकी आय में वृद्धि करती हैं, देयताएं आपके व्यय में वृद्धि करती हैं। और एक गरीब व्यक्ति की नौकरी आपको आय देती है जो आपके व्ययों को पूरा करती है। एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति की नौकरी आपको आय देती है, फिर देयताएं चुकाती है और फिर व्ययों का भुगतान करती है। हालांकि एक अमीर व्यक्ति के लिए उनकी परिसंपत्तियां उन्हें आय देती हैं। उदाहरण के लिए उनकी परिसंपत्तियां उन्हें किराए की आय, लाभांश, ब्याज या रॉयल्टी दे सकती हैं। मध्यम वर्ग के पास मौजूद देनदारियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: बंधक, कार ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण, स्कूल ऋण। यहाँ अमीर लोगों के पास मौजूद संपत्तियों के कुछ उदाहरण हैं: रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड्स, नोट्स, बौद्धिक संपत्ति। बहुत से लोग जो गरीब हैं या मध्यम वर्ग में हैं, वो अक्सर कहते हैं, मैं कर्ज में हूँ, इसलिए मुझे और पैसे कमाने की जरूरत है। हालांकि पैसे कमाना कोई समस्या नहीं है, समस्या वित्तीय साक्षरता की कमी है। इसलिए अगर उनके पास बस ज्यादा पैसे होते तो समस्या और भी बदतर हो सकती थी। यही कारण है कि जब लोग लॉटरी जीतते हैं या वेतन वृद्धि पाती हैं, तो वे आमतौर पर उसी वित्तीय स्थिति में वापस आ जाते हैं जैसी वो पहले थे। अगर कोई व्यक्ति अपना सब कुछ खर्च कर देता है, तो हर बार जब वो पैसा करों की वजह से लंबे समय में गरीब और मध्यम वर्ग को नुकसान उठाना पड़ता है। लोग अक्सर परिवार बढ़ाने के लिए बड़े घर खरीदते हैं और संपत्ति कर बढ़ जाता है। समय के साथ लोगों की तनख्वाह बढ़ती है और इसलिए सामाजिक सुरक्षा कर में भी वृद्धि होती है और जल्द ही उनकी देनदारियों का कॉलम बंधक और क्रेडिट कार्ड ऋण से भर जाता है। इस प्रकार वे चूहे की दौड़ में फंस जाते हैं। पैसे बनाने का तरीका जानने का रहस्य बस देनदारियों के बजाय संपत्ति बनाना है। सुनहरा नियम: जिसके पास सोना है वो नियम बनाता है। अधिकांश वित्तीय समस्याएं जोन्स के साथ बने रहने की कोशिश करने से होती हैं। आप एक बड़ा घर खरीदना, कड़ी मेहनत करना या पदोन्नति या वेतन वृद्धि प्राप्त करना चुन सकते हैं। किशोरावस्था में माइक और रॉबर्ट अपने अमीर पिता के साथ काम करते थे। उन्होंने अध्ययन किया कि वे अपने बैंकरों, वकीलों, अकाउंटेंट्स, निवेशकों आदि के साथ कैसे बैठकें करते हैं। भले ही उनके अमीर पिता ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन अब वे कुछ बहुत ही शिक्षित लोगों को निर्देशित कर रहे थे। अमीर पिता नियमित रूप से 2 किशोरों से कहते थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों को काम पर रखता है जो उससे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। किशोरावस्था में रॉबर्ट को एहसास हुआ कि उसके पास अपने गरीब पिता की तुलना में ज्यादा वित्तीय साक्षरता है, क्योंकि वो हिसाब किताब रखने में सक्षम था और बैंकरों, कर लेखाकारों, रियल एस्टेट दलालों और उनके जैसे अन्य लोगों की बातें सुनने में बहुत समय बिताता था। रिच डैड पुअर डैड के इस खंड में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि बहुत से लोग अपने घर को एक संपत्ति के रूप में देखते हैं। हालांकि कई मामलों में घर का मूल्य हमेशा नहीं बढ़ता है। कभी कभी लोग लाखों डॉलर के घर खरीदते हैं जो बहुत कम कीमत पर बिकते हैं। किम के माता पिता जैसे सेवानिवृत्त लोगों के बजट पर तब दबाव पड़ा जब उनका संपत्ति कर बढ़कर $1000 प्रति माह हो गया। जब रॉबर्ट एक बड़ा घर खरीदने की योजना बनाता है, तो वो सबसे पहले ऐसी संपत्तियां खरीदता है जो घर के भुगतान के लिए नकदी प्रवाह उत्पन्न करेंगी। वो बताते हैं कि जैसे जैसे आप अपनी संपत्ति कॉलम को बढ़ाते रहेंगे, समय के साथ आप अपनी आय में भी वृद्धि देखेंगे और यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। हालांकि मध्यम वर्ग के संघर्ष का कारण यह है कि उनके वेतन में वृद्धि के साथ कर भी बढ़ते हैं। कर्मचारी 3 प्रमुख समूहों के लिए काम करते हैं: कंपनी, मालिकों और शेयर धारकों को अमीर बनाना। सरकार संभवतः जनवरी से मई तक आपके द्वारा किए गए काम का 100% करों में जाता है। बैंक आपके सबसे बड़े खर्च आपके बंधक और क्रेडिट कार्ड ऋण हैं। धन एक व्यक्ति की इतने दिनों तक जीवित रहने की क्षमता है, या अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जीवित रह सकता हूं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति कॉलम से प्रति माह $1000 नकदी प्रवाह है और उनका मासिक खर्च $2000 प्रति माह है, तो वे तभी अमीर बनेंगे जब उनके पास अपनी संपत्ति कॉलम में प्रति माह $2000 नकदी प्रवाह होगा।
औसत अमेरिकी के पास केवल $400 से कम सेविंग है, जबकि आश्चर्यजनक रूप से 34% के पास बिल्कुल भी बचत नहीं है। तो संक्षेप में, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीबों के पास केवल खर्च होते हैं। मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदता है जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। अध्याय 3, पाठ 3, अपना खुद का व्यवसाय करें। अमीर लोग अपनी संपत्ति के कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपनी आय के विवरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जबकि अधिकांश लोग मानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक हैमबर्गर व्यवसाय में हैं, क्रॉक ने एक बार MBA क्लास को बताया कि वो वास्तव में रियल एस्टेट व्यवसाय में हैं। इसलिए उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी के लिए हर स्थान का सावधानीपूर्वक चयन किया। आज मैकडॉनल्ड्स के पास दुनिया के किसी भी अन्य संगठन की तुलना में अधिक रियल एस्टेट है, यहाँ तक कि कैथोलिक चर्च भी नहीं। जब कोई आम व्यक्ति से पूछता है आपका व्यवसाय क्या है, तो वे आम तौर पर अपने पेशे के बारे में जवाब देते हैं, हालांकि वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उसके मालिक नहीं हैं। उन्हें अभी भी अपना खुद का व्यवसाय चाहिए, अन्यथा वे अपना जीवन दूसरों के लिए काम करते हुए बिताएंगे, बल्कि खुद के लिए नहीं। यही अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान देने का महत्व है। वित्तीय कठिनाई तब आती है जब आप अपना जीवन अपनी जेब के बजाय किसी और की जेब में पैसा लगाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए काम करके वे वेतन वृद्धि, दूसरी नौकरी पाने या ओवरटाइम काम करने पर निर्भर रहेंगे। वित्तीय आधार के बिना आप अपनी जॉब और उसकी सुरक्षा से चिपके रहेंगे। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उद्यमिता एक मुश्किल रास्ता हो सकता है। एक उदाहरण में रॉबर्ट कियोसाकी ने ऋण लेने की कोशिश की। ऋण समिति ने देखा कि उनके पास बहुत सारी स्टॉक, बॉन्ड, आय पैदा करने वाली अचल संपत्ति, नोट्स, IOUs, संगीत, स्क्रिप्ट और पेटेंट जैसी बौद्धिक संपदा से रॉयल्टी, कोई भी अन्य चीज जिसका मूल्य हो, आय उत्पन्न करे या मूल्य वृद्धि करे और जिसका बाजार तैयार हो। अमीर पिता कहा करते थे, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे। आप अपनी नौकरी जारी रख सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर सूचीबद्ध संपत्तियों जैसी संपत्तियां भी खरीदनी शुरू कर देनी चाहिए। चूंकि 90% कंपनियां विफल हो जाती हैं, इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी का लक्ष्य सार्वजनिक होने के 1 साल के भीतर किसी कंपनी के पूरे शेयर को बेचना है। अमीर बनने के लिए आपको सबसे आखिर में विलासिता की चीजें खरीदनी होंगी। जो लोग सबसे पहले विलासिता की चीजें खरीदते हैं, वे अक्सर बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे रहते हैं। इसका उद्देश्य आय पैदा करने वाली संपत्तियां बनाना है, जिससे विलासिता की चीजें खरीदी जा सकें। अध्याय 4, पाठ 4, करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। मेरे अमीर पिता ने बस चालाकी से खेल खेला और उन्होंने इसे निगमों के जरिए किया, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। गरीब लोग अक्सर कहते हैं, अमीर लोग इसका भुगतान क्यों नहीं करते, या अमीरों को अधिक कर देना चाहिए और इसे गरीबों को देना चाहिए। हालांकि असली अमीर लोग कभी कर नहीं देते। कर देने वाले लोग शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग हैं। गरीब पिता शिक्षा के इतिहास को जानते थे, जबकि अमीर पिता करों के इतिहास को जानते थे। युद्धों के लिए भुगतान करने के लिए अस्थायी रूप से इंग्लैंड और अमेरिका में करों की शुरुआत हुई। 1874 तक ऐसा नहीं था जब इंग्लैंड ने अपने नागरिकों की आवश्यकता के रूप में स्थायी रूप से आयकर जोड़ा। ये अमेरिकियों के लिए 1913 में शुरू हुआ। करों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि शुरू में इसका भुगतान केवल अमीरों के लिए था। सरकारों ने गरीब और मध्यम वर्ग को इस विचार के साथ जुड़ने में मदद करने के लिए यही कहा था। इस तरह से इसे पहले कानून में वोट दिया गया था। गरीब पिता, पैसे खर्च करने और लोगों को काम पर रखने के लिए भुगतान किया जाता है। सरकार जितनी बड़ी होती जाती है, उसका सम्मान बढ़ता है। अमीर पिता, कम खर्च करके और कम लोगों को काम पर रखकर निवेशक का सम्मान बढ़ता है। गरीब पिता, अमीर लोग लालची बदमाश होते हैं। अमीर पिता, सरकार आलसी होती है। चोरों का अमीरों पर कर नहीं लगता, क्योंकि कर कानून उन्हें रोजगार पैदा करने और आवास उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। इस प्रकार सरकार अपने कर राजस्व के लिए मध्यम वर्ग पर निर्भर है। अमीर अपना पैसा निगम में लगाते हैं। उनकी संपत्ति उनके निगम में आय डालती है
और फिर कॉर्पोरेट आय का उपयोग उनके व्यक्तिगत आय विवरण के लिए आय के रूप में किया जा सकता है और उनके व्यक्तिगत आय विवरण से व्यय निगम के व्यय में जा सकते हैं। भले ही जनता लगातार अमीरों पर कर लगाने के तरीके खोजने की कोशिश करती है, लेकिन अमीर लगातार उनसे आगे निकल जाते हैं। सरकार के बारे में याद रखने वाली बात ये है कि अगर वे अपने आवंटित धन को खर्च नहीं करते हैं तो अगले बजट की घोषणा होने पर उन्हें पैसे खोने का रिस्क होगा। उन्हें कुशल खर्च करने वालों के लिए पुरस्कृत नहीं किया जाता है। फिर भी उद्यमियों को वित्तीय दक्षता के लिए पुरस्कृत किया जाता है। दोनों के बीच मानसिकताएं बिल्कुल विपरीत हैं। अमीर करों का भुगतान करने से बचने के लिए कानूनी खामियों की तलाश करते हैं। यही कारण है कि वे अक्सर सबसे चतुर अकाउंटेंट और वकीलों को नियुक्त करते हैं। रियल एस्टेट में रॉबर्ट कियोसाकी भी इन कानूनी खामियों में से एक का उपयोग करता है। आंतरिक राजस्व में 131 नामक खंड है, कोड, जो विक्रेता को रियल एस्टेट बेचने पर करों के भुगतान में देरी करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि वे रियल एस्टेट का अधिक महंगा टुकड़ा खरीदें। इस प्रकार लगातार व्यापार करके वो तब तक कर लगाने में देरी करता है जब तक कि परिसमापन का समय ना आ जाए। ये रणनीति उसे अपनी संपत्ति कॉलम बनाना जारी रखने की भी अनुमति देती है। कानून को जानने से आपको पैसे बचाने में मदद मिल सकती है, साथ ही ये सुनिश्चित करने में भी कि आप इसका पालन करते हैं। गरीब पिता कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ें, अमीर पिता कॉर्पोरेट सीढ़ी के मालिक बने। जब रॉबर्ट अपने मध्य 20 के दशक में जेरोक्स के लिए काम कर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके वेतन को देखना कितना निराशाजनक था। उनके बॉस उनसे पदोन्नति और वेतन वृद्धि के बारे में बात करते थे, हालांकि इससे उन्हें केवल अपने कटौती में वृद्धि ही देखने को मिली। वो खुद को अपने गरीब पिता बनते हुए देख सकता था। इस एहसास ने उसे एहसास दिलाया कि उसे अपने अमीर पिता के रास्ते पर चलने की जरूरत है। इसलिए रॉबर्ट ने अपने व्यापार पर ध्यान केंद्रित करके अपनी संपत्ति कॉलम बनाना शुरू कर दिया ताकि वो हवाई के रियल एस्टेट बाजार में निवेश कर सके। इस नई प्रेरणा ने उसे काम पर जेरोक्स मशीनों को बेचने में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वो जानता था कि वो खुद से बड़ा कुछ बना रहा है। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उनका रियल एस्टेट व्यापार जेरोक्स से ज्यादा करों की वजह से लंबे समय में गरीब और मध्यम वर्ग को नुकसान उठाना पड़ता है। लोग अक्सर परिवार बढ़ाने के लिए बड़े घर खरीदते हैं और संपत्ति कर बढ़ जाता है। समय के साथ लोगों की तनख्वाह बढ़ती है और इसलिए सामाजिक सुरक्षा कर में भी वृद्धि होती है और जल्द ही उनकी देनदारियों का कॉलम बंधक और क्रेडिट कार्ड ऋण से भर जाता है। इस प्रकार वे चूहे की दौड़ में फंस जाते हैं। पैसे बनाने का तरीका जानने का रहस्य बस देनदारियों के बजाय संपत्ति बनाना है। सुनहरा नियम, जिसके पास सोना है वो नियम बनाता है। अधिकांश वित्तीय समस्याएं जोन्स के साथ बने रहने की कोशिश करने से होती हैं। आप एक बड़ा घर खरीदना, कड़ी मेहनत करना या पदोन्नति या वेतन वृद्धि प्राप्त करना चुन सकते हैं। किशोरावस्था में माइक और रॉबर्ट अपने अमीर पिता के साथ काम करते थे। उन्होंने अध्ययन किया कि वे अपने बैंकरों, वकीलों, अकाउंटेंट्स, निवेशकों आदि के साथ कैसे बैठकें करते हैं। भले ही उनके अमीर पिता ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन अब वे कुछ बहुत ही शिक्षित लोगों को निर्देशित कर रहे थे। अमीर पिता नियमित रूप से 2 किशोरों से कहते थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों को काम पर रखता है जो उससे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। किशोरावस्था में रॉबर्ट को एहसास हुआ कि उसके पास अपने गरीब पिता की तुलना में ज्यादा वित्तीय साक्षरता है, क्योंकि वो हिसाब किताब रखने में सक्षम था और बैंकरों, कर लेखाकारों, रियल एस्टेट दलालों और उनके जैसे अन्य लोगों की बातें सुनने में बहुत समय बिताता था। रिच डैड पुअर डैड के इस खंड में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि बहुत से लोग अपने घर को एक संपत्ति के रूप में देखते हैं, हालांकि कई मामलों में घर का मूल्य हमेशा नहीं बढ़ता है। कभी कभी लोग लाखों डॉलर के घर खरीदते हैं जो बहुत कम कीमत पर बिकते हैं। किम के माता पिता जैसे सेवानिवृत्त लोगों के बजट पर तब दबाव पड़ा जब उनका संपत्ति कर बढ़कर $1000 प्रति माह हो गया। जब रॉबर्ट एक बड़ा घर खरीदने की योजना बनाता है तो वो सबसे पहले ऐसी संपत्तियां खरीदता है जो घर के भुगतान के लिए नकदी प्रवाह उत्पन्न करेंगी।
वो बताते हैं कि जैसे जैसे आप अपनी संपत्ति कॉलम को बढ़ाते रहेंगे, समय के साथ आप अपनी आय में भी वृद्धि देखेंगे और यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। हालांकि मध्यम वर्ग के संघर्ष का कारण यह है कि उनके वेतन में वृद्धि के साथ कर भी बढ़ते हैं। कर्मचारी 3 प्रमुख समूहों के लिए काम करते हैं: कंपनी, मालिकों और शेयरधारकों को अमीर बनाना। सरकार संभवतः जनवरी से मई तक आपके द्वारा किए गए काम का 100% करों में जाता है। बैंक आपके सबसे बड़े खर्च आपके बंधक और क्रेडिट कार्ड ऋण हैं। धन एक व्यक्ति की इतने दिनों तक जीवित रहने की क्षमता है, या अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जीवित रह सकता हूं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति कॉलम से प्रति माह $1000 नकदी प्रवाह है और उनका मासिक खर्च $2000 प्रति माह है, तो वे तभी अमीर बनेंगे जब उनके पास अपनी संपत्ति कॉलम में प्रति माह $2000 नकदी प्रवाह होगा। औसत अमेरिकी के पास केवल $400 से कम सेविंग है, जबकि आश्चर्यजनक रूप से 34% के पास बिल्कुल भी बचत नहीं है। तो संक्षेप में, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीबों के पास केवल खर्च होते हैं। मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदता है जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। अध्याय 3, पाठ 3, अपना खुद का व्यवसाय करें। अमीर लोग अपनी संपत्ति के कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपनी आय के विवरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जबकि अधिकांश लोग मानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक हैमबर्गर व्यवसाय में हैं, क्रॉक ने एक बार MBA क्लास को बताया कि वो वास्तव में रियल एस्टेट व्यवसाय में हैं। इसलिए उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी के लिए हर स्थान का सावधानीपूर्वक चयन किया। आज मैकडॉनल्ड्स के पास दुनिया के किसी भी अन्य संगठन की तुलना में अधिक रियल एस्टेट है, यहाँ तक कि कैथोलिक चर्च भी नहीं। जब कोई आम व्यक्ति से पूछता है आपका व्यवसाय क्या है, तो वे आम तौर पर अपने पेशे के बारे में जवाब देते हैं, हालांकि वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उसके मालिक नहीं हैं। उन्हें अभी भी अपना खुद का व्यवसाय चाहिए, अन्यथा वे अपना जीवन दूसरों के लिए काम करते हुए बिताएंगे, बल्कि खुद के लिए नहीं। यही अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान देने का महत्व है। वित्तीय कठिनाई तब आती है जब आप अपना जीवन अपनी जेब के बजाय किसी और की जेब में पैसा लगाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए काम करके वे वेतन वृद्धि, दूसरी नौकरी पाने या ओवरटाइम काम करने पर निर्भर रहेंगे। वित्तीय आधार के बिना आप अपनी जॉब और उसकी सुरक्षा से चिपके रहेंगे। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उद्यमिता एक मुश्किल रास्ता हो सकता है। एक उदाहरण में रॉबर्ट कियोसाकी ने ऋण लेने की कोशिश की। ऋण समिति ने देखा कि उनके पास बहुत सारी और सिर्फ 2 साल बाद इसे $4,95,000 में बेच दिया और $5,000 प्रति महीने के कैश फ्लो के साथ 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीदा। कुछ साल बाद उन्होंने इसे $1.2 मिलियन में बेच दिया। सबसे अच्छे सौदे आमतौर पर नए लोगों को नहीं दिए जाते, वे अक्सर अमीरों के लिए आरक्षित होते हैं। लेकिन आप खेल में जितने ज्यादा पारंगत होंगे, उतने ही ज्यादा अवसर आपके सामने आएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी के ज्यादातर लाखों डॉलर की शुरुआत $5,000 या $10,000 के निवेश से हुई थी। पहले रॉबर्ट ने कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले 25 सेंट प्रति शेयर पर 100,000 शेयर खरीदे हैं। फिर कंपनी सार्वजनिक हो जाती है और चाहे वो $2 प्रति शेयर हो या $20 तक, आप कभी कभी 1 साल से भी कम समय में $1 मिलियन कमा सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो ये जुआ नहीं है। अगर आप किसी सौदे में सिर्फ पैसा लगा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं तो ये जुआ है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ज्यादातर लोग कभी नहीं जीतते क्योंकि उन्हें हारने का डर ज्यादा होता है। इसलिए मुझे स्कूल इतना मूर्खतापूर्ण लगता था। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी होती हैं और उन्हें करने पर हमें सजा मिलती है। फिर भी अगर आप देखें कि इंसानों को सीखने के लिए किस तरह से बनाया गया है, तो हम गलतियां करके सीखते हैं। हम गिर कर चलना सीखते हैं। अगर हम कभी गिरते ही नहीं तो हम कभी नहीं चल पाते। लोगों को हारने का डर उन्हें अमीर नहीं बनने देता। जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बचते हैं। निवेशक के 3 कौशल। ऐसा अवसर खोजें जो बाकी सभी ने खो दिया हो। अपनी आंखों के बजाय अपने दिमाग से देखें। पैसा जुटाएं, बैंक के बाहर पूंजी जुटाना सीखें। स्मार्ट लोगों को संगठित करें,
अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों को काम पर रखें। अध्याय 6, पाठ 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। मेरे शिक्षित पिता के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी। मेरे अमीर पिता के लिए सीखना ही सब कुछ था। एक पत्रकार के साथ साक्षात्कार के दौरान रॉबर्ट कियोसाकी को पता चला कि पत्रकार एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनने का प्रयास कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो एक बेहतरीन लेखिका है और उसे यही करना चाहिए। उसने उससे कहा कि उसने कोशिश की थी, लेकिन किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब उसने उसे खुद को बढ़ावा देने के लिए बिक्री का कोर्स करने के लिए कहा, तो उसने अनजाने में उसे नाराज कर दिया। वो रक्षात्मक हो गई। उसने जवाब दिया, मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री है, मैं सेल्स पर्सन बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊंगी? मैं एक पेशेवर हूँ। मैं किसी पेशे में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी, इसलिए मुझे सेल्स पर्सन नहीं बनना पड़ेगा। मुझे सेल्स पर्सन से नफरत है, उन्हें बस पैसा चाहिए। उसने अपना सामान पैक किया। रॉबर्ट कियोसाकी ने धीरे से बताया कि वो सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक हैं, न कि सबसे ज्यादा लिखने वाले लेखक। इस कथन ने उसे और अधिक क्रोधित कर दिया और साक्षात्कार समाप्त हो गया। दुनिया में कई सफल और प्रतिभाशाली लोग हैं, डॉक्टर, वकील, दंत चिकित्सक, और फिर भी वे आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। लेकिन जैसा कि एक बुद्धिमान व्यवसाय सलाहकार ने एक बार कहा था, वे महान धन से एक कौशल दूर हैं। यदि आप अपने कौशल को वित्तीय बुद्धिमत्ता, लेखांकन, निवेश, विपणन या कानून के साथ जोड़ते हैं, तो आप बहुत धन प्राप्त कर सकते हैं। अगर उस पत्रकार ने विज्ञापन एजेंसी में नौकरी करके ये सीख लिया होता कि कैसे बेचना है, तो वो अपनी लेखनी से बहुत ज्यादा दौलत कमा सकती थी। अमीर पिता कहते हैं, आपको बहुत कुछ के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। स्कूल और काम पर आपसे विशेषज्ञ बनने की उम्मीद की जाती है। जो लोग प्रमोशन पाते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। हालांकि रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर पिता हमेशा इसके विपरीत सलाह देते थे। यही कारण है कि वर्षों तक रॉबर्ट अपने अमीर पिता की कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते रहे। उनसे वकीलों, बैंकरों, अकाउंटेंट्स के साथ बैठकों में भाग लेने की उम्मीद की जाती थी। रॉबर्ट के लिए साम्राज्य बनाने के हर पहलू को जानना अमीर पिता के लिए जरूरी था। जब रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी उच्च भुगतान वाली नौकरी छोड़ी, तो उनके पुअर पिता ने उनसे दिल की बात की, लेकिन नौकरी छोड़ने के पीछे की उनकी मानसिकता को समझने में विफल रहे। गरीब पिता नौकरी की सुरक्षा को महत्व देते हैं, अमीर पिता सीखने को महत्व देते हैं। गरीब पिता मान लिया कि रॉबर्ट जहाज का अधिकारी बनने के लिए स्कूल गया था। अमीर पिता जानता था कि रॉबर्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करने के लिए वहां गया था। रॉबर्ट ने अपनी नौकरी इसलिए छोड़ी थी ताकि वो सीख सके कि लोगों का नेतृत्व कैसे किया जाए। जैसा कि उसके अमीर पिता ने कहा था, यदि आप एक अच्छे नेता नहीं हैं, तो आपको पीठ में गोली मार दी जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे व्यवसाय में होती है। नौकरी जस्ट ओवर ब्रोक का संक्षिप्त रूप है। रॉबर्ट कियोसाकी ऐसी नौकरी करने की सलाह देते हैं जहां आप सबसे ज्यादा वेतन वाली नौकरी के बजाय नए कौशल सीख सकें। बुढ़ापे में जी रहे अमेरिकियों के लिए सबसे बड़ा डर मरने से पहले पैसे खत्म हो जाना है। जब आप स्वास्थ्य लागत और अध्याय 8, आरंभ करना। पेरू में एक स्वर्ण खनिक ने एक बार रॉबर्ट कियोसाकी से कहा था, हर जगह सोना है, अधिकांश लोगों को इसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। रॉबर्ट ने कहा कि यह उनके लिए रियल एस्टेट में भी सच था। उन्होंने कहा कि वो एक दिन में लगभग 4 से 5 बेहतरीन संपत्तियां पा सकते हैं, जबकि अन्य लोग ढूंढते हैं और कुछ भी नहीं पाते हैं। अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को विकसित करने के 10 कदम। वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें, आत्मा की शक्ति। एक युवा महिला जो ओलंपिक में जाने का सपना देखती थी, वो स्कूल जाने से पहले हर सुबह 3 घंटे तैरती थी। वो उच्च ग्रेड बनाए रखने के लिए अपने सप्ताहांत भी पढ़ाई में बिताती थी। जब उससे पूछा गया कि क्यों, तो उसने जवाब दिया, मैं यह अपने और अपने प्रियजनों के लिए करती हूँ। यह प्यार ही है जो मुझे बाधाओं और बलिदानों से पार दिलाता है। दैनिक चुनाव करें, चुनाव की शक्ति। हमें मिलने वाले प्रत्येक डॉलर के साथ हम चुनते हैं कि हम क्या बनेंगे, अमीर, गरीब या मध्यम वर्ग। हालांकि आपको अपने बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है कि अपनी संपत्तियों का प्रबंधन कैसे करें, अन्यथा वे अगली पीढ़ी में खो जाएंगे। निवेश करने से पहले निवेश करना सीखना जरूरी है। मित्रों को सावधानी से चुनें, संगति की शक्ति।
आपको अपने मित्रों को उनके वित्तीय विवरणों के आधार पर चुनने की जरूरत नहीं है। ऐसे मित्र चुनें जो पैसे के बारे में बात करते हों और इस विषय में रुचि रखते हों। पैसे वाले लोग अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि उनके बिना पैसे वाले दोस्त उनसे कभी नहीं पूछते कि उन्होंने यह कैसे किया, लेकिन वे ऋण या नौकरी मांगते हैं। किसी फॉर्मूले में महारत हासिल करें और फिर एक नया फॉर्मूला सीखें। तेजी से सीखने की शक्ति। आप जो करना चाहते हैं उसका अध्ययन करें। उदाहरण के लिए, अगर आप कुक बनना चाहते हैं तो खाना बनाना सीखें। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए काम ना करें। ज्यादातर लोग सीखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम कार्यवाही में विफल हो जाते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। पहले खुद को भुगतान करें। आत्म अनुशासन की शक्ति। आत्म अनुशासन के बिना अगर आपको $1 मिलियन मिलते हैं तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि उन्हें कैसे मैनेज करना है। अगर आप में आत्म अनुशासन और आंतरिक नियंत्रण की कमी है तो आप जीवन में सिर्फ पीछे रह जाएंगे। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन कौशल। नकदी प्रवाह, लोग, व्यक्तिगत समय। जो लोग पहले खुद को भुगतान करते हैं वे अपने खर्चों के लिए भुगतान करने वाली संपत्तियां खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करते हैं और फिर वे आय के रूप में बचते हैं। जो लोग खुद को अंत में भुगतान करते हैं वे खर्चों के साथ अपना सारा पैसा खो देते हैं। भले ही आपका नकदी प्रवाह आपके बिलों से बहुत कम हो, आपको पहले खुद को भुगतान करना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी के पास अधिकांश आबादी की तुलना में अधिक देनदारियां हैं, लेकिन वह अपने ऋणों से भुगतान करने के लिए किराएदारों का उपयोग करता है। खुद को पहले भुगतान करने के सुझाव। बड़े ऋण की स्थिति में न पड़ें जिसका भुगतान आपको करना पड़े। अपने खर्च कम रखें। जब दबाव बढ़ता है तो अपनी बचत में से पैसे ना निकालें। अधिक पैसे कमाने के नए तरीके खोजने के लिए दबाव का उपयोग करें। बचत का उपयोग बिलों का भुगतान करने के बजाय अधिक पैसे कमाने के लिए किया जाना चाहिए। अपने दलालों को अच्छा भुगतान करें। अच्छी सलाह की शक्ति। पेशेवरों को अच्छा भुगतान करें और महंगे वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट दलाल और स्टॉक ब्रोकर रखें। उनकी सेवाओं से आपको पैसे मिलने चाहिए। जो पेशेवर ज्यादा कमाते हैं वो आपको भी ज्यादा पैसे कमा कर देंगे। गरीब लोग अक्सर खराब सेवा के बावजूद भी रेस्टोरेंट के सर्वर को 15 से 20% टिप देते हैं, जबकि जब उन्हें ब्रोकर को 3 से 7% देना पड़ता है तो वे नाराज हो जाते हैं। एक निदेशक बोर्ड रखें। आपके लिए ऐसे लोगों का काम करना जरूरी है जो आपसे ज्यादा समझदार हों। भारतीय दाता बने। कुछ भी नहीं के बदले कुछ पाने की शक्ति। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल होता है कि मुझे अपना पैसा कितनी जल्दी वापस मिलेगा। वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिलता है, जिसे कार्यवाही का एक टुकड़ा भी कहा जाता है। यही कारण है कि ROI या निवेश पर वापसी इतनी महत्वपूर्ण है। जब रॉबर्ट कियोसाकी ने फौजदारी में एक छोटा सा कॉन्डोमिनियम खरीदना चाहा तो उन्होंने पूछे गए मूल्य से $10,000 कम की बोली लगाई, लेकिन चूंकि उन्होंने पूरी राशि के साथ कैशियर चेक प्रस्तुत किया, इसलिए बैंक को पता था कि यह एक गंभीर सौदा था और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। संपत्ति को किराए पर देने के 3 साल बाद रॉबर्ट कियोसाकी आधिकारिक रूप से संपत्ति के मालिक बन गए, जिससे उन्हें लगातार पैसे मिलते रहे। जब आप कोई निवेश प्राप्त करते हैं तो आपको इसके साथ कुछ मुफ्त पाने का लक्ष्य रखना चाहिए, जैसे एक कॉन्डोमिनियम, जमीन का टुकड़ा, स्टॉक शेयर्स आदि। मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक हर फ्रेंचाइजी के साथ हर मैकडॉनल्ड्स स्थान के नीचे की जमीन मुफ्त में चाहते थे। विलासिता खरीदने के लिए संपत्ति का उपयोग करें। विलासिता की चीजें खरीदने की नायकों का चयन करें। मिथक की शक्ति। रॉबर्ट कियोसाकी के नायक वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस आदि हैं। जब रॉबर्ट कियोसाकी किसी सौदे का विश्लेषण करते हैं तो वे इसे उसी तरह से देखने की कोशिश करते हैं जिस तरह से वॉरेन बफेट देखते हैं। ये रणनीति उन्हें कच्ची प्रतिभा का उपयोग करने में मदद करती है। सिखाओ और तुम्हें मिलेगा। देने की शक्ति। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उन्हें दान करना सिखाया। उनके गरीब पिता ने उन्हें अपना समय और ज्ञान देना सिखाया, लेकिन पैसा नहीं। अमीर पिता कहते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले देना होगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा दें। अध्याय 9। क्या आपको अभी भी और चाहिए? यहाँ कुछ करने के लिए हैं। जो आप कर रहे हैं उसे करना बंद करें। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो कुछ नया करने की कोशिश करें। नए विचारों की तलाश करें।
जिन विषयों के बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं उनके सूत्रों वाली कैसे करें किताबें पढ़ें जोएल मॉस्कोविट्ज द्वारा 16% समाधान। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वो किया हो जो आप करना चाहते हैं। किसी ऐसे विशेषज्ञ को खोजें जिसने कुछ ऐसा किया हो जो आप करना चाहते हैं और उनसे सीखें ताकि आप उनसे सीख सकें। कक्षाएं लें, पढ़ें और सेमिनार में भाग लें। कई कक्षाएं निशुल्क या कम लागत वाली हैं, उनके लिए इंटरनेट पर खोजें ताकि आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। बहुत सारे ऑफर दें। रॉबर्ट कई रियल एस्टेट संपत्तियों पर ऑफर प्रस्तुत करता है जो उसे चाहिए। वह सौदा रियल एस्टेट एजेंट पर छोड़ देता है जो विशेषज्ञ है, जबकि वह नहीं। अधिकांश विक्रेता बहुत अधिक पैसे मांगते हैं और जब तक दूसरा ऑफर नहीं आता तब तक ये जानना मुश्किल होता है कि सही कीमत क्या है। आपको आश्चर्य होगा कि कितने लोग ऑफर के लिए हाँ कहेंगे। महीने में एक बार 10 मिनट के लिए जॉगिंग, वॉक या ड्राइव करें। आप ड्राइविंग करके कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट निवेश पा सकते हैं। वह किसी पड़ोस को बेहतर ढंग से समझने के लिए डाक कर्मचारियों, मूविंग ट्रक कर्मचारियों, खुदरा विक्रेताओं आदि से बात कर सकता है। सभी बाजारों में सस्ते दामों पर खरीदारी करें। प्रॉफिट खरीदने में होता है, बेचने में नहीं। सही जगहों पर देखें। ज्यादातर लोग रियल एस्टेट एजेंट से खरीदते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी फोरक्लोजर नीलामी में खरीदते हैं। पहले खरीदने के इच्छुक लोगों की तलाश करें, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो अपनी संपत्ति बेचना चाहता हो और उसके जरिए खरीदें। बड़ा सोचें। अगर आपका व्यवसाय थोक में कुछ खरीद रहा है तो अपने कुछ दोस्तों को फोन करके देखें कि क्या वे भी ऐसा चाहते हैं। फिर आप बड़ी मात्रा में खरीदारी करने के लिए सौदे कर सकते हैं ताकि आप जो खरीद रहे हैं उस पर आपको सबसे अच्छा सौदा मिले। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थीं। कार्यवाही हमेशा निष्क्रियता को हराती है। अभी काम करें। अंतिम विचार। रॉबर्ट का दोस्त एक बार अपने 4 बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास सिर्फ $12,000 थे। ये स्पष्ट था कि यह जल्दी नहीं होने वाला था। उन्होंने अपने दोस्त को फीनिक्स में एक संपत्ति खरीदने की सलाह दी क्योंकि बाजार में मंदी थी। 2 सप्ताह के बाद उन्हें एक अच्छे इलाके में 3 बेडरूम 2 बाथरूम वाला घर मिल गया। घर का मालिक इसे बेचने के लिए बेताब था। उन्होंने संपत्ति को $79,000 में खरीद लिया, जबकि मालिक $1,02,000 चाहता था। उसके दोस्त को संपत्ति को $7,900 का डाउन पेमेंट चाहिए था। सभी खर्चों का भुगतान करने के बाद हर महीने उसके दोस्त को $125 मिलते थे। उसने घर को 12 साल तक रखने की योजना बनाई। उसने अपने $125 का उपयोग और भी तेजी से गिरवी चुकाने के लिए किया। 3 साल बाद किसी ने उसे घर के लिए $1,56,000 की पेशकश की। रॉबर्ट ने उसे 1031 कर्ज स्थगित विनिमय का उपयोग करके इसे बेचने की सलाह दी। इसके बाद उसने एक मिनी स्टोरेज सुविधा खरीदी। 3 महीने बाद वह $1,000 प्रति माह कमा रहा था, जिसे उसने कॉलेज फंड में डाल दिया। कुछ साल बाद उसने उस मिनी वेयरहाउस को $3,30,000 के करीब में बेच दिया। उसके अगले निवेश से उसे $3,000 प्रति माह की आय हुई, जो कॉलेज फंड में वापस चली गई। अब वह व्यक्ति अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा का भुगतान करने की अपनी क्षमता में आश्वस्त महसूस करता है और ये सिर्फ $7,900 से शुरू हुआ। आय के 3 प्रकार हैं: साधारण, अर्जित, पोर्टफोलियो, निष्क्रिय। गरीब पिता साधारण अर्जित, एक सुरक्षित और सुरक्षित नौकरी पाएं। अमीर पिता पोर्टफोलियो और निष्क्रिय, पैसे को अपने लिए काम में लगाएं। वित्तीय स्वतंत्रता और महान धन की कुंजी एक व्यक्ति की अर्जित आय को निष्क्रिय या फिर पोर्टफोलियो आय में बदलने की क्षमता है। वॉरेन बफेट सलाह देते हैं कि जोखिम तब आता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। अमीर पिता अक्सर कहा करते थे, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की आय के लिए कड़ी मेहनत करनी है, उसे कैसे बनाए रखना